गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। गुड आफ्टरनून मैम। आज का हमारा टॉपिक है पर्यावरण संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किए जा रहे उपाय। इसमें आपको मतलब और भी क्वेश्चन है, पहले वो तो खुद ही कर लोगे ना, हैं? जल प्रदूषण क्यों है, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, इनके उपाय, रोकथाम, कारण, ये तो तुम्हारे मतलब आसान से प्रश्न पहले याद किए हुए। तो आज देखेंगे पर्यावरण संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कौन कौन से कदम उठाए हैं। आज विश्व कई समस्याएं जैसे कि आतंकवाद, अलगाववाद, आर्थिक विकास आदि के समस्याओं से जूझ रहा है। इन्हीं समस्याओं में एक अन्य समस्या पर्यावरण की सुरक्षा की समस्या भी है। परमाणु एवं आणविक शस्त्रों की होड़, जनसंख्या वृद्धि, शहरीकरण, विज्ञान एवं तकनीक के विकास के कारण पर्यावरण दूषित हो रहा है। आज विश्व का शायद ही कोई ऐसा क्षेत्र हो जो कि पर्यावरण प्रदूषण से पीड़ित न हो। विश्व पर्यावरण को दूषित करने का ज़्यादा श्रेय विकसित राष्ट्रों को जाता है, जिन्होंने अपने सर्वांगीण विकास के लिए प्रकृति से छेड़छाड़ की है और उसका खामियाजा विकासशील देशों को भी भुगतना पड़ रहा है। देखो, हथियार तो वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रशिक्षण तो वो करे हैं, परमाणु बम बनावे हैं, और खामियाजा फिर जो ना बनाते बेचारे गरीब राष्ट्र हैं उनको भी भुगतना पड़ रहा है। तो प्रदूषण तो फिर सारा ही फैल रहा है ना, दूषित तो हर जगह हो रहा है। पर्यावरण की समस्या ने आज विश्व के समस्त देशों को चिंतित कर दिया है। बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए विभिन्न स्तर पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन किए जा रहे हैं, जिनकी सफलता राष्ट्रों के आपसी सहयोग पर निर्भर करती है। पर्यावरण के विषय में विश्व के राष्ट्रों में एकरूपता का अभाव है। विकासशील देश अपने सर्वांगीण विकास के लिए आज नवीनतम साधनों के प्रयोग पर बल दे रहे हैं ताकि वे शीघ्र ही विकास का स्तर प्राप्त कर लें, परंतु विकसित देशों का विचार है कि विकास के लिए उन्होंने गलत प्रयास किए हैं, जिनके कारण पर्यावरण का संकट उभरा है। भाई उनको गलती का तो एहसास हो रहा है, भाई हमने गलत रास्ते अपनाए हैं। अतः यदि विकासशील देश भी विकास के चरम स्तर की प्राप्ति का प्रयास करेंगे तो इससे पर्यावरण की सुरक्षा का संकट और भी गहरा हो जाएगा। इसके विपरीत विकासशील देशों का विचार है कि विकसित देश यह नहीं चाहते कि वे भी विकास के लक्ष्यों को प्राप्त कर सकें। इससे दोनों में बहस छिड़ी हुई है, विकासशील और विकसित देशों में। वो तो विकास का स्तर प्राप्त करके, विकासशील अपनी उन्नति के लिए विकास का स्तर तो प्राप्त करेंगे ना, और विकसित देश उनको मना कर रहे हैं भी अगर आप भी ऐसा करोगे तो पर्यावरण और खतरनाक हो जाएगा। इसलिए वे पर्यावरण संकट का बहाना बना रहे हैं। उनका तो यही सोच है पर्यावरण विकासशील देशों का, तो भी हमें विकास करने ही नहीं दे रहे विकसित देश, बहाना बना रहे हैं पर्यावरण संकट का। चाहे इन देशों के विचारों में कोई भी सच्चाई हो, परंतु वे इस विचार से सहमत है कि यदि पर्यावरण के संरक्षण की दिशा का कोई प्रयास नहीं किए गए तो इससे मानवता को भारी अक्षति उठानी पड़ेगी। इसे ध्यान में रखते हुए विश्व के राष्ट्रों ने मिलकर पर्यावरण के संरक्षण और इस संकट को हल करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई प्रयास किए हैं। सबसे पहला प्रयास किया था आंशिक प्रशिक्षण प्रतिबंध संधि। पर्यावरण संरक्षण की दिशा में सर्वप्रथम सोवियत संघ, अमेरिका व ब्रिटेन के कुछ विद्वानों ने 1958 में विचार विमर्श किया और इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक सम्मेलन बुलाने का प्रयास किया गया। लंबी वार्ता व वाद विवाद के पश्चात अगस्त 1963 में मास्को में एक संधि पर हस्ताक्षर किए गए, जिसको आंशिक प्रशिक्षण प्रतिबंध संधि का नाम दिया गया। इस संधि के प्रस्ताव में निम्नलिखित 4 बातें शामिल की थी। संधि पर हस्ताक्षर करने वाले कोई भी सदस्य राष्ट्र वायुमंडल, बाह्य, अंतरिक्ष व पानी के भीतर परमाणु प्रशिक्षण नहीं करेगा। पानी के भीतर भी नहीं करेगा और बाह्य अंतरिक्ष में भी नहीं करेगा, वायुमंडल में भी नहीं करेगा। कोई भी सदस्य राष्ट्र अपने भू क्षेत्रीय समुद्र और खुले समुद्र में आणविक प्रशिक्षण नहीं करेगा। पानी के अंदर का मतलब वही हो गया, समुद्र में नहीं करेगा। कोई भी सदस्य राष्ट्र किसी भी गैर सदस्य राष्ट्र का परमाणु प्रशिक्षण करने के लिए न तो सहायता देगा और न ही उसे परमाणु प्रशिक्षण के लिए प्रोत्साहित करेगा। भी जो इनका सदस्य नहीं है ना, यूएनओ का, जैसे उसकी कोई मदद नहीं करेगा, ना उसको किसी प्रकार की टेक्निकल सहायता देगा, प्रोत्साहित। इस संधि को शीघ्र ही कई राष्ट्रों ने अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी, परंतु चीन व फ्रांस ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किए, यद्यपि वे परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र थे। इस संधि को आंशिक का इसलिए कहा गया क्योंकि इस संधि के द्वारा भूगर्भ में विस्फोट और प्रशिक्षण पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया था। पृथ्वी के नीचे, ऊपर वायुमंडल में पानी में मना कराया था, नीचे पृथ्वी के अंदर नहीं मना कराया था, इसलिए ये आंशिक है। हर जगह नहीं बैन लगाया ना, एक जगह छोड़ दी थी बैन लगाने की। दूसरा हमारा परमाणु अप्रसार संधि। पर्यावरण संरक्षण के लिए अमेरिका, सोवियत संघ और ब्रिटेन ने परमाणु प्रसार को एक महत्वपूर्ण कारक माना। इसलिए परमाणु शक्ति व अक्षमता के प्रसार को रोकने के लिए इन्होंने मिलकर जुलाई 1968 में परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर किए। यह संधि मार्च 1970 में लागू हो गई थी। इस संधि के द्वारा पर्यावरण संरक्षण की दिशा में किए गए मुख्य प्रयास थे भी परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र परमाणु शक्ति विहीन राष्ट्रों को, जैसे जो उस टाइम परमाणु नहीं बना रहे वो शक्ति विहीन हो गए,
शक्तिविहीन राष्ट्रों को परमाणु तकनीक व क्षमता प्राप्त करने में किसी भी तरह की कोई मदद नहीं करेंगे। खुद तो बना के बैठ गए और दूसरों को अपनी तकनीक नहीं बताएंगे, उनको कोई हेल्प नहीं करेंगे जो बढ़ाना चाह रहे हैं। परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र परमाणु शक्तिहीन राष्ट्रों को परमाणु युद्ध होने की स्थिति में रक्षा करेंगे। भी हम ही मदद कर देंगे, ये उनको आश्वासन दिलवा दो कि आपको परमाणु बम बनाने की जरूरत नहीं है, हम आपकी मदद करेंगे उस टाइम। परमाणु शक्तिहीन राष्ट्रों को शांतिपूर्ण उपायों के लिए परमाणु शक्ति के प्रयोग की जानकारी और उसकी तकनीक परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र उपलब्ध करवाएंगे। भी शांति के उपाय कैसे करने हैं? शांति बनाए रखने के लिए अगर मान ले कोई राष्ट्र है वो तो कैसे उसका परमाणु का प्रयोग करेगा, तो ये अनुगा हम खुद बता देंगे तुमने सारी बात, ऐसी कोई बात नहीं। परमाणु शक्तिहीन राष्ट्र अपने परमाणु संस्थाओं के निरीक्षण के लिए तैयार रहेंगे। सोवियत संघ, अमेरिका और ब्रिटेन द्वारा प्रतिपादित परमाणु प्रसार संधि की काल अवधि 25 वर्ष की थी, जो कि मार्च 1995 में समाप्त होगी। इस संधि में कुछ संशोधन करके मई 1995 में इसके अतिरिक्त काल के लिए और बढ़ा दिया गया और इस संधि पर लगभग 172 देशों ने हस्ताक्षर कर दिए। भारत, पाकिस्तान, चीन, फ्रांस, इजराइल आदि देशों ने इस संधि पर अभी तक हस्ताक्षर नहीं किए हैं। अपने वर्ग के देश नहीं कर रहे इस पर, क्योंकि हम नहीं चाहते कि ये भी इसमें पक्षपात कर रखे अभी हम तो बना लिया और दूसरे ने वो नहीं करा। भारत इस संधि को भेदभावपूर्ण मानता है, इसलिए भारत ने इस पर अभी तक हस्ताक्षर नहीं किए हैं। तीसरा है ब्रसेल्स अभिसमय 1969। समुद्र में तेल से होने वाले प्रदूषण की रोकथाम के लिए 1969 में ब्रसेल्स अभिसमय पर हस्ताक्षर किए गए। इसी अभिसमय में यह भी प्रावधान किया गया कि समुद्र में से तेल निकालते वक्त जो भी तेल समुद्र के जल को प्रदूषित करेगा उसकी क्षतिपूर्ति वही राष्ट्र करेगा जिसने तेल निकाल लिया है। तेल बह गया है ना कई बार पानी में, फिर तेल पानी गंदा हो गया है तो उससे भी तो नुकसान पहुंच रहा है। 1970 में समुद्र में पाए जाने वाले प्राकृतिक द्रव्यों के संरक्षण के बारे में भी सहमति प्रकट की। खुले समुद्र में परमाणु प्रशिक्षण प्रतिबंध संधि। दिसंबर 1970 के संयुक्त राष्ट्र की महासभा में खुले समुद्र में परमाणु प्रशिक्षण पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया गया ताकि समुद्र में जीवित प्राणियों की रक्षा की जा सके। अब वहाँ प्रशिक्षण हो गया तो वहाँ उसमें रहने वाली मछलियाँ वगैरह मर जाएंगी। इस संधि द्वारा खुले समुद्र की सतह पर अधोभूमि में ऐसे प्रशिक्षणों को बंद करने पर बल दिया गया। इसके अतिरिक्त 1971 में संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने जीवाणु शस्त्रों द्वारा किए जाने वाले विनाश पर विचार व्यक्त किया गया। इस प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करने वाले राष्ट्रों ने बैक्टीरियालॉजिकल या टॉक्सिक यंत्रों के निर्माण व उनके व्यापार पर प्रतिबंध लगाने का वचन दिया। इन संधियों पर अभी समय के अतिरिक्त समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न सम्मेलन भी बुलाए गए, जिनका वर्णन इस प्रकार है। मानवीय परंपरा पर स्टॉकहोम सम्मेलन। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानवीय पर्यावरण के संरक्षण और नियंत्रण की समस्या को हल करने के लिए पहला प्रयास स्टॉकहोम में 5 जून से 16 जून 1972 को बुलाए गए विश्व सम्मेलन में किया गया। इस सम्मेलन में मानवीय परंपरा में संरक्षण की दिशा में कुछ प्रभावी कदम उठाने की दिशा में एक प्रस्ताव को स्वीकार किया गया। उस प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या थी? मानवीय पर्यावरण पर घोषणा, मानवीय पर्यावरण के लिए कार्य करने की योजना, संस्थागत वित्तीय संस्थाओं पर व्यवस्थाओं पर प्रस्ताव, विश्व पर्यावरण दिवस की घोषणा। कब मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस? ये तो जीके में भी पूछा जाता है, 5 जून है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस नहीं मनाते हैं, भूल गए। परमाणु अस्त्रों के प्रशिक्षण पर प्रस्ताव, द्वितीय सम्मेलन बुलाए जाने संबंधी प्रस्ताव, इस दिशा में सरकार को प्रोत्साहन करना। इस प्रस्ताव को सम्मेलन में सम्मिलित सभी देशों ने अपनी सहमति दे दी। स्टॉकहोम सम्मेलन में यह घोषणा की गई कि प्रतिवर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाएगा। सम्मेलन में आणविक अस्त्रों के प्रशिक्षण से होने वाले पर्यावरण प्रदूषण की भर्त्सना की गई और परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र व अक्षमता संपन्न राष्ट्रों से ऐसा न करने की अपील की गई। पर्यावरण के संरक्षण के लिए द्वितीय सम्मेलन बुलाने का अधिकार संयुक्त राष्ट्र महासभा को प्रतिपादित किया गया। पर्यावरण संरक्षण के लिए विश्व के राज्यों की सरकारों को प्रोत्साहित किया जाएगा। पर्यावरण प्रदूषण से होने वाली हानियों से उन्हें अवगत कराया जाएगा। मानवीय पर्यावरण पर घोषणा को 2 भागों में बांटा गया। प्रथम भाग में मानवीय पर्यावरण के संबंध में 7 अभिसमय स्वीकार किए गए, जैसे कि मनुष्य अपने पर्यावरण का निर्माता व ढालने वाला दोनों ही है। भी बनाने वाले भी हम और बिगाड़ने वाले भी हम, है ना। जो उसे शारीरिक रूप से जीवित रखता है तथा उसे बौद्धिक, नैतिक, सामाजिक व आध्यात्मिक विकास का अवसर प्रदान करता है। मानवीय पर्यावरण का संरक्षण तथा विकास सभी राष्ट्रों का कर्तव्य है। भाई एक जगह ये थोड़ा नहीं, ये तो खुला आसमान है, प्रदूषण हर जगह पहुंचेगा। ये तो है नहीं कोई सीमा रेखा खींच रखी कि भी हमारे देश में तो आएगा ही नहीं। अगर पर्यावरण खराब होता है तो उसका नुकसान हर देश को भुगतना पड़ेगा, चाहे वो विकसित हो चाहे विकासशील हो। विकासशील देशों ने पर्यावरण संबंधी उक्त समस्याएं अल्प विकास के कारण हैं। द्वितीय भाग में 26 सिद्धांत प्रतिपादित किए गए, जैसे कि पर्यावरण का संरक्षण और विकास का उत्तरदायित्व सभी व्यक्तियों पर है। पृथ्वी के प्राकृतिक द्रव्यों का प्रयोग सावधानीपूर्वक तथा योजनाबद्ध तरीके से किया जाना चाहिए ताकि भावी पीढ़ियों के लिए पर्यावरण को सुरक्षित रखा जा सके।
इसके अतिरिक्त एक पर्यावरण सचिवालय, एक पर्यावरण कोष तथा एक पर्यावरण समन्वय निकाय की स्थापना भी इस योजना के पश्चात की गई। अन्य सम्मेलन व घोषणाएं। 1972 में हुए स्टॉकहोम सम्मेलन के पश्चात भारत निम्नलिखित कुछ ऐसे अन्य सम्मेलन और घोषणाएं हुई जिनका उद्देश्य पर्यावरण की सुरक्षा था। 16 नवंबर 1972 को फ्रांस के प्रसिद्ध नगर पेरिस में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ जिसका उद्देश्य विश्व सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत को सुरक्षित बनाना था। 3 मार्च 1997 को अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन में एक सम्मेलन हुआ जिसका उद्देश्य ऐसे जंगली जीव जंतुओं के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को नियमित करना था जिससे जीव जंतुओं की नस्लें खत्म हो रही थी। 1979 में स्विट्जरलैंड के प्रसिद्ध नगर जिनेवा में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था जिसका उद्देश्य सरहद पार से होने वाले वायु प्रदूषण को रोकना था। यह सभी सम्मेलन संयुक्त राष्ट्र की प्रेरणा के फलस्वरूप हुए थे। इन सम्मेलनों की सिफारिश को कई देशों द्वारा लागू करने का यत्न भी किया गया, परंतु यह सम्मेलन अपने उद्देश्य की पूर्ति में पूरी तरह सफल न हुए। नैरोबी घोषणा 1982। मानवीय पर्यावरण के स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 के 10 वर्ष पश्चात केन्या की राजधानी नैरोबी में एक अंतर्राष्ट्रीय विश्व पर्यावरण सम्मेलन संयुक्त राष्ट्र महासभा के आह्वान पर बुलाया गया। इस सम्मेलन में पहले सम्मेलन के दौरान की गई घोषणाओं की समीक्षा की गई। इस सम्मेलन में पाया गया कि स्टॉकहोम कार्य योजना का केवल आंशिक रूप से ही क्रियान्वयन हुआ है कि जो वहाँ 2 प्रोग्राम बनाए थे, 2 भागों में बांटा था, वो केवल थोड़ा सा ही उसका पूरा हुआ है। इसका कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा। नैरोबी में विचार किया गया कि पिछले दशक में नई समस्याएं पैदा हुई जिन्होंने मानवीय पर्यावरण की समस्या को और अधिक प्रभावित किया है। नैरोबी घोषणा में समस्त राष्ट्रों से अपील की गई कि वे व्यक्तिगत तथा सामूहिक रूप से अपना उत्तरदायित्व का वहन करें। इसमें एक प्रस्ताव द्वारा वर्ष 2019 के पश्चात पोषणीय विकास के लिए दीर्घकालीन पर्यावरण रचना कौशल प्रस्तावित किया गया। इसमें यह प्रावधान है कि वर्तमान और भावी पीढ़ियों के लिए पर्यावरण का संरक्षण और विकास करना सभी राज्यों का उत्तरदायित्व है। यह है, इसमें क्या रखा गया था, धारणीयता का विकास भी कहते हैं इसको, पोषणीय विकास कह लो या धारणीयता का विकास, ये 2000 उसमें पास हुआ था। इसमें क्या कहा गया था, भाई हम तो अपना वर्तमान में जो यूज कर रहे हैं प्राकृतिक संसाधन उनको यूज कर रहे हैं, लेकिन इतने ना यूज करो कि भावी पीढ़ी उसके लिए तरस जाए। भावी पीढ़ियों का भी तो कुछ सोचो ना। तो इसमें भावी पीढ़ियों के लिए पर्यावरण संरक्षण और विकास करना सभी राज्यों का उत्तरदायित्व है। ये धारणीयता का विकास के लिए पोषणीय विकास ये आया था उस टाइम। सभी राज्यों को पर्यावरण नीतियाँ ऐसी बनानी चाहिए जिनका विकासशील देशों के वर्तमान और भावी विकास पर विपरीत प्रभाव ना पड़े। पृथ्वी सम्मेलन। स्टॉकहोम सम्मेलन के पश्चात पर्यावरण से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण सम्मेलन सन 1992 में ब्राजील की राजधानी रियो डी जनेरियो में हुआ। इस सम्मेलन में 170 देश, हजारों स्वयंसेवी संगठन तथा अनेक बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने हिस्सा लिया। इस सम्मेलन का आयोजन संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वाधान में हुआ। इस सम्मेलन का मुख्य विषय पर्यावरण एवं संतुलित विकास था। पृथ्वी सम्मेलन में की गई घोषणाओं को एजेंडा 21 के नाम से जाना जाता है। इस सम्मेलन में स्टॉकहोम के उपबंधों को स्वीकार करते हुए उन्हें लागू करने पर जोर दिया गया। पृथ्वी सम्मेलन में पर्यावरण संरक्षण से संबंधित कुल स्थायी सिद्धांतों को स्वीकार किया गया है। ये भी इंपॉर्टेंट है। पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? 1992 में हुआ था। ये 1 नंबर में पूछ लेते हैं, ये सारी इनकी डेट थोड़ी ध्यान से याद कर लियो। विश्व जलवायु परिवर्तन बैठक 1997 में नई दिल्ली में विश्व जलवायु परिवर्तन बैठक हुई। इस बैठक में निर्धनता, पर्यावरण और संसाधन प्रबंध के समाधान के संबंध में विकसित और विकासशील देशों में व्यापार की संभावनाओं पर विचार किया गया। इस बैठक में ग्रीन गैसों को वातावरण में न छोड़ने की संभावनाओं पर चर्चा हुई। अब गर्मी बढ़ने लग रही है ना, हर बार सर्दी भी बढ़ जाती है, गर्मी भी बढ़ती है, एक अजीब सी गर्मी होती है, उमस भरी सी। ये किसका कारण है? ग्रीन हाउस गैसेज का। भाई ये जो सब देश पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो आगे ऐसा ये सारी बर्फ पिघल जाएगी। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है ना इन ग्रीन गैसों से, तो इसको रोक लगाने की कही थी भी ऐसी ना छोड़ो गैस। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में पर्यावरण संरक्षण से संबंधित एक दूसरी बैठक क्योटो जापान में हुई। इसमें लगभग 150 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। बैठक के अंत में क्योटो घोषणा की गई, जिसके अंतर्गत यह व्यवस्था की गई कि सूचीबद्ध औद्योगिक देश वर्ष 2008 से 12 तथा 1990 के 17 से नीचे 5.2 तक अपने सामूहिक उत्सर्जन में कमी कर देंगे। जो ये गैसेज निकल रहे हैं ना, ग्रीन गैसेज निकल रही हैं, उद्योग फैक्ट्रियों का, चिमनियों का धुआं है, पर्यावरण को प्रदूषित करने में हर देश की अपनी हिस्सेदारी है, तो उसको सामूहिक रूप से उसके उत्सर्जन में कमी करो इन गैसेज के। पर्यावरण संरक्षण के लिए स्वच्छ विकास संयंत्रों को लागू करने की बात की गई। संयुक्त राष्ट्र पृथ्वी शिखर सम्मेलन 23 जून 1997 को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र के नेतृत्व में एक 5 दिवसीय पृथ्वी सम्मेलन आरंभ हुआ, जिसे कि संयुक्त राष्ट्र पृथ्वी शिखर सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। इस शिखर सम्मेलन में विश्व के 170 देशों के प्रतिनिधियों में भाग लिया था। इस सम्मेलन में मुख्य रूप से वनों की घटती संख्या,
विलुप्त हो रही विभिन्न प्रजातियों और घटते हुए मछली भंडार के प्रति अधिकांश देशों ने चिंता व्यक्त की थी। इस सम्मेलन में विकासशील राष्ट्रों ने आरोप लगाया कि विकसित राष्ट्र उन्हें पर्यावरण के अनुकूल प्रौद्योगिकी उपलब्ध करवाने में टाल मटोल कर रही हैं। यद्यपि तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति ने विकासशील देशों में पर्यावरण अनुकूल ऊर्जा स्रोतों के विकास के लिए $1 अरब उपलब्ध करवाने की घोषणा भी की थी, फिर भी विषैली गैसों के रिसाव, वन संरक्षण आदि मुद्दों पर कोई बहस नहीं हुई थी, जिसके कारण यह सम्मेलन किसी विशेष नतीजे पर पहुंचे बिना ही समाप्त हो गया था। पोषणकारी विकास पर विश्व सम्मेलन। विश्व में चल रहे पोषणकारी विकास कार्यों पर विचार करने के लिए दक्षिण अफ्रीका के शहर जोहान्सबर्ग में एक विश्व सम्मेलन बुलाया गया। इस सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देशों और आमंत्रित सदस्यों के 65,000 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। संयुक्त राष्ट्र के इतिहास में पर्यावरण संरक्षण से संबंधित यह अब तक का सबसे बड़ा सम्मेलन था। इसे पृथ्वी सेकंड सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। इस सम्मेलन में मुख्य तौर पर जिन विषयों पर चर्चा हुई थी उनमें सभी गरीब देशों में 2015 तक स्वच्छ पानी पीने की व्यवस्था करना, उनके स्वास्थ्य में सुधार के प्रयत्न करना, सभी देशों में बिजली और स्वास्थ्य सेवाओं के विकास के प्रयत्न करना शामिल था। इसके अतिरिक्त विलुप्त प्राय प्रजातियों के संरक्षण के लिए उपाय करना। रियो घोषणा 1992 के 21 सूत्रीय कार्यक्रम को प्रभावशाली ढंग को लागू करने के उपाय शामिल करना। ये 21 सूत्रीय 1992 में बने थे, उनको भी सबको लागू करो। ब्यूनस एरिस बैठक 1998 में अर्जेंटीना के शहर ब्यूनस एरिस में क्योटो प्रोटोकॉल की समीक्षा के लिए एक बैठक की गई। भारत जैसे देशों की यह दलील थी कि विलासिता और आवश्यकता में अंतर किया जाना चाहिए। विलासिता के कारण गैसों का रिसाव न हो और आवश्यकता के कारण इसे छोड़ने से रोका न जाए। भी मजबूरी में जो रिसाव हो रहा है, आवश्यकताएं हैं जो उद्योग फैक्ट्रियाँ लगा रही, हम एक विलासिता की इतनी वस्तु भी जो गैर जरूरी चीज़ें हैं उनके ऊपर तो रोक लगा दे, उनके कारण तो गैसों का रिसाव नहीं होना चाहिए, लेकिन आवश्यकता के कारण इसे छोड़ने से रोका न जाए। ये तो छूटेंगी, जब जरूरत है तो उद्योग फैक्ट्री लगाने पड़ेंगे काम की। तो बाली सम्मेलन 2007 दिसंबर में इंडोनेशिया शहर बाली में पर्यावरण संरक्षण से संबंधित एक महत्वपूर्ण सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन में पर्यावरण को बचाने के लिए क्योटो प्रोटोकॉल को लागू करने और अन्य साधनों पर विचार किया गया। जो क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था ना 1997 में, उसको लागू करना था। कोपेनहेगन सम्मेलन 2009 में डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन में पर्यावरण संरक्षण के उपाय के लिए विश्व सम्मेलन बुलाया। इस सम्मेलन में 190 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। कानकुन सम्मेलन 2010 में मैक्सिको में पर्यावरण संरक्षण पर हुए विश्व सम्मेलन में 193 देशों ने एक मसौदे पर सहमत हुए, जिसके अंतर्गत $100 अरब के ग्रीन क्लाइमेट फंड बनाने पर सहमति बनी और 2011 तक विवादित मसलों को हल करने का संकल्प लिया। इतना ही कर लियो, काफ़ी हो गया, लंबा है ज़्यादा। ठीक है, थैंक यू।